तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हम मात्र उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? 11 चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति, 12th है परमाणु, 13 है हमारा नाभिक और जो 14 चैप्टर अंतिम चैप्टर है अर्धचालकीय इलेक्ट्रॉन की युक्तियां। ठीक है ना। तो ये चारों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर वाले। ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि आराम से वीडियो को देखिए और केवल वीडियो को देखने से फायदा नहीं होने वाला दोस्त, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कॉपी पेन में नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना। तो चलिए जी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये तो हम 11 से लेकर अब 14 चैप्टर तक पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपको 3 नंबर वाला सभी प्रश्नों को पढ़ना है, तो एक हमने पार्ट 1 हमने पढ़ाया था, पार्ट 1 जिसमें हमने क्या किया था जी 1 to 5 तक के 3 नंबर वाले प्रश्नों को करा दिया है, 1 to 5 चैप्टर का। फिर से पार्ट 2 आया जिसमें हमने क्या कराया है, जिसमें हमने 6 to 10 तक के चैप्टरों का हमने कंप्लीट करा दिया है। ये है पार्ट 3। ठीक है ना, ये है पार्ट हमारा 3 जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम 11 से 14 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज सबसे पहले ऊपर आपको वन शॉट सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो सबसे नीचे जाएंगे तो आपको सभी मिल जाएंगे 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है ना, 1 to 5 चैप्टर, फिर से 6 to 10, इस तरीके से 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले जो हमने टॉपिक कराया है सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। फिजिक्स वन शॉट पे क्लिक करके नीचे जाइएगा तब मिलेंगे आपको। चलिए जी, आशा करता हूं कि इतनी बेसिक बात आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपने टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियमों को लिखिए। ठीक है ना। अब देख सकते हैं 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 मतलब लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे हम आसानी से करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखा गया सबसे पहली बात, यहां पे मैं थोड़ा कलर चूज कर लूं। यहां पे देखिए लिखा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये तो सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया तो चलिए जी हम समझा देते हैं आपको आसानी तरीके से। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं ये एक धातु की सतह है। ठीक है ना। अब ये क्या है, धातु की सतह है, धातु की सतह है। ठीक है ना, ये एक धातु की सतह है। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम आपतित कराते हैं। इस पर हम प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे। बट ऐसे ये किस तरीके का प्रकाश है, ये निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम आपतित कराएंगे। निम्न आवृत्ति वाले क्या करेंगे, प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे। तो निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को जैसे ही हमने धातु की सतह पर आपतित कराया ना, तो ये जो धातु की सतह है इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित का मतलब ही होता है निकलना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। तो इस घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा तो है, तो आप परिभाषा कह नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे, सुनिए, आप कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब निकलने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यही तो सेम टू सेम ऊपर लिखा गया है हमने।
ठीक है ना, कि जब किसी धातु पर, मतलब जब किसी धातु पर या धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित किया जाता है। आपतित मतलब समझ रहे हैं ना, आपतित मतलब होता है डालना, इस पर क्या करना है, प्रकाश किरणों को डालना है हमें। तो जैसे ही आपतित कराते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगती हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा हमारा यहां पे आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब देखिए यहां पे हमारा कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। अब देखिए कभी कभी तो ओनली नियम ही आपसे पूछ लेता है, तो चलिए जी अब नियम को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा नियम क्या है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की यहाँ पे घटना हो रही है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई भी समय पश्चाता नहीं होती है। कोई समय पश्चाता नहीं होती, इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम इस जो प्रकाश किरणें हैं, निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश हैं, इसको हम धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, मतलब डालते हैं, तुरंत वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसको पहले धातु की सतह, मतलब इस धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को डाला, उसके बाद कुछ देर के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेंगे, तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है ना, आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। इसका मतलब समझे, मतलब कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इसमें से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। मतलब प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है कि ये कितनी तीव्रता से, किस वेग से इस पर पड़ रहा है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है ना, कौन, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तो ये किस वेग से निकल रहे हैं, तो उसका जो वेग होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करेगा, और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कंपैरिजन करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अंतिम जो हमारा आता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो धातु की सतह है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, और उसी आवृत्ति को ही, ये जो न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश की आवश्यकता हुई है, तो उस आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम समझ लिए। 3 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है ना, चलिए जी, बेहतर, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये भी आप देख सकते हैं, कह रहा है द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, ये भी देखिए कंसिस्टेंट, ये भी लगातार पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारा 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला द्रव्य तरंग, या इसी को डी ब्रोगली तरंगों के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है तो इसका सूक्ष्म कण होते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उसका एक सूक्ष्म कण होता है, एक छोटा सा कण होता है। जैसे मान लेते हैं ये परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक एक सूक्ष्म कण है। अब नाभिक के अंदर क्या होते हैं जी, नाभिक के अंदर होते हैं हमारा, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यही ना होते हैं। तो ये क्या है, पदार्थों का एक छोटा सा कण है।
तो जब हम जानते हैं कि परमाणु में कक्षाएं भी होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इसमें गति करते हैं, हालांकि ये सभी गति करते हैं बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं। इतना बेसिक बात हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कोई भी पदार्थ है, तो किसी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है, तो ये अगर गति करते हैं ना, तो ये गति जब करेंगे तो ये इनमें दो गुण पाया जाएगा। सबसे पहले तो ये तरंगों के भांति भी व्यवहार करते हैं और दूसरा ये पदार्थों के भांति भी व्यवहार करते हैं, मतलब द्रव्य के भांति भी व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, मतलब इनका तरंगों का भी गुण इनमें पाया जाएगा और पदार्थों का भी गुण पाया जाता है। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे, वही बात सेम टू सेम कहा गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्य की गतिमान कण, द्रव्य मतलब पदार्थ का जो गतिमान कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, तो द्रव्य मतलब पदार्थ के गतिमान कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन आदि हमने लिख दिया है। तो द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त अवस्था में या परिस्थितियों में, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी पदार्थ है, मतलब द्रव्य के अति सूक्ष्म जो कण होते हैं वो उपयुक्त अवस्था में या अलग अलग परिस्थितियों में तरंगों के भांति भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, और द्रव्य के भांति भी व्यवहार करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि द्रव्य के गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपयुक्त अवस्था में या परिस्थितियों में तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं, तो इन तरंगों को या इन कणों को ही हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सबसे पहली बात, इतना बेसिक बात है, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा डी ब्रोगली तरंगों का। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, या हम द्रव्य तरंगों का व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। वो क्या है, सबसे पहले फोटोनों की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि प्लांक के, थोड़ा सा मैं अलग कलर ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। एक बात हम जानते हैं, वो क्या जानते हैं जी, कि प्लांक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की ऊर्जा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो फोटोनों की ऊर्जा हम जानते हैं वो क्या होता है जी, तो वो क्या होता है E इक्वल टू H और म्यू होता है। ये बात हम जानते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोनों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, E इक्वल टू H म्यू होता है। जहां पर याद रखेंगे E क्या है, फोटोनों की ऊर्जा है, ये क्या है, प्लांक नियतांक है जो है H, और ये म्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है ना, अब समझिएगा बात यहाँ पे कि जो ये म्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अब एक और चीज हम जानते हैं। अब वो एक और हम क्या चीज जानते हैं कि आइंस्टीन के समीकरण से फोटोन की ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण से फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू, हम ऊर्जा का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, E इक्वल टू mc²। ये तो बात आप जानते हैं ना, ये तो बहुत ही फेमस ये समीकरण है, आइंस्टीन का एक समीकरण जो है E इक्वल टू mc²। तो ये भी हमारा उन्होंने ये दिया था। तो ये दो हम समीकरण जानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं।
तो देखिए ये दो समीकरण हमें पता है पहले से। तो ये बताइए, ये भी फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू इतना है और यहाँ पे भी फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू mc² है, तो दोनों E है, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर है, E मतलब इसके बराबर है, E जो है ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब कि जो ये है ये इसके बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर, तो यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो देखिए क्या होता है जी, वो क्या हो जाएगा, mc² जो होगा ना, mc² जो होगा वो h म्यू के बराबर हो जाएगा, h म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात हम जानते हैं। अब एक और बात जानते हैं कि जो आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या होता है जी, c/λ होता है। जैसे यहाँ पे एक और हम बात जानते हैं mc², ये तो h प्लांक नियतांक है। और एक और बात जानते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू c/λ होता है। अरे भैया ये एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि जो आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर होता है। तो इससे हमने यहाँ पर म्यू इक्वल टू जो c/λ होता है तो ये हमने रख दिया। अब इससे रखने से फायदा ये है कि एक c से, इधर 2 c है ना, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इधर बचेगा mc बचेगा, इधर क्या h, इधर क्या बचा h और लैम्डा बच गया। ठीक है ना, ये बचा है। अब ये इधर लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य जो है ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो mc और ये क्या हो जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये लैम्डा हो जाएगा और ये h हो जाएगा। ठीक है जी, इतना हम समझ गए। अब फिर से हमें एक और बात समझना है, वो क्या समझना है, समझिएगा। यहाँ पर ये जो लैम्डा इक्वल टू ये mc इधर क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h/mc हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात को फिर से हमें समझना ये है कि ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h और mc है, तो यहाँ पे m हमने लिख दिया और c क्या है, m द्रव्यमान है कोई भी कण का, c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो ये बात हम जानते हैं कि ये जो बात हो रही है तरंगों के लिए बात हो रही है। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों के जो कण होंगे तो वो हम कह रहे हैं कि गति करेंगे तो तरंगों के रूप में गति, तरंगों में उनका गुण जो होगा वो तरंगों के भांति होगा। बट मोस्टली बात तो क्या हो रही है कि पदार्थों के कण के ही ना, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल न लेकर जो प्रकाश की चाल c होता है उसको हम कण का वेग मान लेते हैं या कण का चाल मान लेंगे जो है v। ठीक है ना, c भी को हम मान लेते हैं कि जो तरंगे हैं वो प्रकाश की, मतलब जो कोई भी पदार्थ है उसके जो सूक्ष्म कण है, बहुत ही छोटे जो कण है ना, वो अगर गति करते हैं तो तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि वो जो कण है वो गति कर रहे हैं, उनका जो वेग होगा ना या चाल होगा वो प्रकाश की चाल के बराबर होगा। तो इसीलिए c इक्वल टू v हमने मान लिया, तो m और c के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, v हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इतनी बात हम समझ गए। अब उसके बाद समझिएगा एक और बात हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे तो ऊपर हो जाएगा h और m भी है। तो एक बात जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है जी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे p आ जाएगा। अरे हम जानते हैं ना संवेग, यहाँ पे कोष्ठ में आप लिख लेंगे कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो इस फॉर्मूले से, संवेग के फॉर्मूले से mv के जगह पर हमने p रख दिया है यहाँ पे। तो ये जो हमें मिला लैम्डा इक्वल टू h बाई यहाँ पे p, यही है हमारा क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, और p क्या है, संवेग है, किसका, कोई भी पदार्थ है ना उसका संवेग है। ठीक है जी, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी किसी बुक में यहां तक दिया है और किसी किसी बुक में यहीं तक दिया है। ठीक है ना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहां तक भी आप कर सकते हैं, यहां तक करेंगे तो और बेटर रहेगा।
आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये था जी हमारा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करना, जो कि हमने यहाँ पर प्राप्त करके दिखाया है आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा लक्ष्य यही है ना कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। हाँ, कोई टॉपिक होता है हार्ड जिसको थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, बट रियलिटी बात तो दोस्त यही है ना कि अगर हम कोशिश करें अच्छे से, मतलब मैं ऐसा ही प्रयास करता हूं कि चाहे डेरिवेशन ही क्यों ना हो आप समझ कर याद कर पाएं। जैसे यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट हमने बताया हुआ है कि क्यों यहाँ पे मान लेते हैं c/λ लिया है, तो क्यों हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशन जो होता है ना उसको आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड स्टेप में क्या ज्ञात करना है, थर्ड स्टेप में क्या ज्ञात करेंगे, तभी जाकर आप डेरिवेशन कर पाएंगे। डेरिवेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयार कीजिए, परिभाषा को फिगर से या जो फॉर्मूला होता है उससे समझकर याद करने का प्रयास कीजिए। और जो न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले आपको टारगेट पता होनी चाहिए, दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, और तीसरा जो वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसका वैल्यू है। और उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, मात्रक से, यूनिट से हम पता लगा सकते हैं। लिखा जाता है ना कि कोई वैल्यू दे देता है कि 5 × 10⁻⁻10 ऐसे दे देगा, उसके नीचे आप साइड में लिख देगा न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो न्यूटन किसका मतलब बल का मात्रक है, तो इसका मतलब बल का मान दिया है। ये सब होता है जी, चलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको शायद समझ में आए या ना है पता नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा डीप में चला गया, स्क्रीनशॉट ले ली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा डिस्कस नहीं। बेहतर जी, चलिए जी, बहुत बेहतर। चलिए, तो ये फिलहाल आज आपको वीडियो ये मिल रहा होगा, मैं बना रहा हूँ ये जो वीडियो ना, दिल से मैं बताऊँ तो जो 100K है, ठीक है, 1 लाख का जो हमारी सभी का, हम सबका फैमिली होने वाला है, ये लगभग कंप्लीट होने ही वाले हैं, ठीक है ना। तब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शायद आप देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि 1 लाख हो भी गए होंगे, या शायद थोड़े बचे होंगे तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है ना। बट मुझे आशा है कि हो जाने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं हुए होंगे। चैनल पे यदि नए होंगे, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है केवल कि अगर हो गए होंगे तो आप नहीं करेंगे, भैया आपका मतलब मेरा सपोर्ट चाहिए यार, आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। बट फिर भी जिनको समझ में आता है अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, समझ कर याद करें। चलिए देखिए ये कैसे आपको आसानी से ये दोनों टॉपिक समझ में आते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कार्यफलन, एक है देहली आवृत्ति। देखिए कैसे आपको समझ में आता है। कार्यफलन सबसे पहले पूछ लिया गया, फिर से देहली आवृत्ति हमसे पूछा गया कि व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देहली जो लिखा गया है ना, वो वास्तव में इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। डबल ल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, वो आधा ल नहीं होगा, तो इससे आपको थोड़ा सा आप सुधार यहाँ पे कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम कार्यफलन समझते हैं। कार्यफलन क्या होता है जी, तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, ये कोई धातु का सतह है, ये क्या है, ये है धातु की सतह। अब इस धातु की सतह में क्या पाए जाते हैं जी, इस धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बेसिक बात इतना हम जानते हैं। अब इस धातु की सतह से, ये एक धातु का सतह है, तो इस पर हम प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं, ठीक है ना। तो न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश किरणों को हम इस पर आपतित कराएंगे, ठीक है ना। तो न्यूनतम आवृत्ति मतलब न्यूनतम ऊर्जा वाले, न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश को, न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं, ठीक है ना। तो इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश किरणों को आपतित करानी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, देखिए इससे हमें इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो परिभाषा हम कैसे कहेंगे ये सुन लीजिए। आप कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन
निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। देखिए परिभाषा यदि आप समझे हुए हैं टॉपिक को तो आप परिभाषा 2-3 तरीके से कह सकते हैं और 100% सभी परिभाषाएं सही रहेंगी, ठीक है ना। तो 2 हमने परिभाषा ऐसे ही अभी घुमाकर बोल दिया। बेटर यहाँ पे जो हमने लिखा है यही है, यही आप बोल देंगे तो और बेटर रहेगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला हमारा आता है देहली आवृत्ति। यहाँ पे आपको देहली आवृत्ति में थोड़ा सा लॉ डबल हो गया है तो इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया है यहाँ पे कह रहा है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब सेम टू सेम बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे ऊर्जा रखा है ना वहाँ पे आवृत्ति कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें भी वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, ये क्या है, धातु की सतह है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है देहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा की बात हुआ तो वह न्यूनतम ऊर्जा का मतलब न्यूनतम ऊर्जा वाले प्रकाश किरणों को हम इस पर आपतित करा रहे हैं। इस पर क्या है, न्यूनतम आवृत्ति कहा तो न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को हम इस पर आपतित करा रहे हैं, तभी जाकर ये सब निकल रहे हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गए होंगे। सब टॉपिक समझ में आएंगे दोस्त, मेरा तो यही लक्ष्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे साथ सभी लड़के जो पढ़ते थे ना, चाहे मैं खुद पढ़ता था तो टीचर आते थे, सरकारी टीचर जो होते हैं, मैं तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, तो वो पढ़ाते तो थे, ठीक है ना। मैं उनकी मतलब कोई भी टीचर को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट दिल से बात कहूँ ना, जो सही है वही मैं कह रहा हूँ। मतलब वो पढ़ाते थे, पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना है ना पढ़िए, समझ में आ रहा है ये नहीं, उतना मुझे नहीं लगता है कि मतलब उन लोगों का मतलब सर जो थे उनका ध्यान था, ठीक है। मतलब वो जैसे नहीं कहते हैं कि हम अपना कर्म कर दे रहे हैं, वही हाल था। मतलब वो सोचते थे कि भैया मैं अपना कर्म कर दिया, वो स्टूडेंट करे या ना करे, बट ऐसा नहीं है। ऑफलाइनिंग में भैया, मैं तो ऑनलाइन में हूँ तो मैं तो कह ही सकता हूँ आपसे, बट ऑफलाइन में आपको देखना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो परिभाषा ऐसे ही बोल देते थे, याद हो जानी चाहिए। भैया कैसे याद होगा, तो मैं सोचने लगता था कि भैया कैसे इस तरीके से याद होगा, तो मुझे बहुत ही डिफिकल्टी हुआ। फिर भी मैंने थोड़ा सा संघर्ष करने का प्रयास किया और मुझे बहुत ही महान मेरे टीचर मिले जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं छोटा ही सही, मतलब जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि फिगर से आपको बताने से जो टॉपिक है ना वो ज़्यादातर माइंड में आपको जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और दूसरी बात ये है ना कि हमेशा याद रहते हैं, और तीसरी बात है ना कि भैया आप कैसे भी इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट के, कमजोर से कमजोर स्टूडेंटों को भी आप बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी ऐसे बताएंगे ना, आसानी से वो समझ जाएंगे। एक बार ट्राई करके भी आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अभी कुछ ही वर्षों से मैं मतलब 12th पास करके मैं भी आया हुआ हूं, ठीक है ना। लगभग 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं, तो मैं भी 2.5 साल 3 साल मतलब 3 साल अब होने वाले हैं, तो मैं भी मतलब 2022 का मैंने जो है ना अपना 12th का बोर्ड एग्जाम पास किया है, तो मैं सब समझता हूँ यार, ठीक है ना। आप ही के जैसे हैं हम भी, ठीक है, सब परेशानियां हम समझते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बेहतर जी, बेहतर। चलिए अगला हमारा देखिए यहाँ पे आता है,
ठीक है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये लगभग रिपीटेड सभी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। तो यहाँ पे बोर की केवल परिकल्पनाएं बोल दिया है। परिकल्पनाएं मतलब इनकी क्या कल्पनाएं थी, इनकी सीमाएं क्या थी, सब कुछ लिखना है। तो चलिए जी एक एक करके हम बताते हैं, यहाँ से सुनिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल था क्या। ठीक है, तो देखिए बोर कहे या बोहर कहे, यहाँ पे देखिए बोहर लिखा गया है, बोहर कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नील बोहर, इनका पूरा नाम क्या था, नील बोहर। तो नील बोहर इनका पूरा नाम था। तो ये नील बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने नाम तो सुना ही होगा। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन किया। संशोधन मतलब इस मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया, तो उसी को कहते हैं संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। मतलब रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें बहुत सारी कमियां निकल गई, तो उन कमियों को दूर किया, दूर करके संशोधन किया और उस कमियों को दूर करने के बाद एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसी को बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। तो यही बात लिखा गया, नील बोहर ने बोर के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है जी, दूसरा हमारा आता है इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु हैं। अब इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु हैं, क्या क्या बिंदु हैं, किस किस बातों को उन्होंने बताया नील बोहर ने, उसको हम समझते हैं जी। चलिए सभी को हम एक एक करके बताते हुए समझाते हुए चलेंगे। पहले हमारे पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो नील बोहर है ना, ठीक है, बात को आप समझिएगा, ये एक परमाणु है। ठीक है ना, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, इतनी बात हम जानते हैं। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है जी, नाभिक के चारों ओर इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। मैं थोड़ा उतना अच्छे से राउंड अप नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हम इतनी बेसिक बात जानते हैं, ये परमाणु होता है। परमाणु का ये जो केंद्र है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। और इस कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, घूमते हैं। इतनी बात उस समय तक पता थी। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। देख रहे हैं ये वृत्ताकार के आकार के हैं कि नहीं, ये सभी कक्षा निश्चित ऊर्जा वाले हैं। निश्चित ऊर्जा का मतलब ये पहली कक्षा है। ठीक है ना, तो उन्होंने एक और बात बताया कि पहली कक्षा को K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से, चौथी को N से, पांचवी को O से, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली कक्षा K है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इनकी जो ऊर्जा होगी वो निश्चित ऊर्जा होगी। निश्चित ऊर्जा होगी। निश्चित ऊर्जा का मतलब क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो गुण होगा, जो व्यवहार होगा, सेम टू सेम होगा। जैसे मैं हूं ना, सेम टू सेम मेरे जैसा ही कोई एक व्यक्ति है। फिलहाल इस जमाने में यहां पर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके जैसा है। रियलिटी तो बात यही है। ठीक है, मेरे जैसा ढूंढना मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे भी ढूंढना पॉसिबल नहीं है। आप देख भी सकते हैं भैया, कौन आपके जैसे मिलेगा। तो ये बातें जी, बट इनका ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और ये जो वृत्ताकार कक्षा होती है, इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। मतलब निश्चित ऊर्जा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक इक्वल होगी। फिर से ये दूसरी जो कक्षा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगा, जो गुण होगा, वो इक्वल होगा। तो इसी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और इन कक्षाओं को, ये जो कक्षाएं हमें दिखाई दे रही है, फर्स्ट, सेकेंड, इन कक्षाओं को
जो क्या कहते हैं, निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। पहली बात समझ गए होंगे, ठीक है जी। दूसरा हमारा आता है कि इन कक्षाओं को KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इन कक्षाओं को KLMNO से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी, ये भी बात समझ गए। तीसरा यहां पे कह रहे हैं कि एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। मतलब एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी ऊर्जा समान होगी। तो ये तो बात हमने बता दिया ना कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन, मान लेते पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो ऊर्जा होगी क्या होगी, समान होगी। पहले की जितना ऊर्जा होगी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की ऊर्जा गुण इक्वल ही होगा। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉनों का जो गुण होगा, ऊर्जा होगा, इक्वल होगा। तो वही कहा जा रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा समान होता है। ऊर्जा समान का मतलब ऊर्जा भी, गुण भी सब समान होगा। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो है और नाभिक है के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि रदरफोर्ड से क्या पूछा गया था, रदरफोर्ड से यही ना पूछा गया था कि ये बताइए ये नाभिक है तो नाभिक धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहा है इस कक्षा में तो जाहिर सी बात है इसकी ऊर्जा में हानि होगी। जैसे हम ही कोई राउंड में गति करेंगे तो हमारी ऊर्जा में हानि होगी, और जैसे ही ऊर्जा कम होगी तो एक समय आएगा कि दौड़ते दौड़ते हम गिर जाएंगे, थक जाएंगे। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऊर्जा में हानि होगी, कमी होगी। और ऊर्जा में कमी होगी तो इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक। तो ये धन वाला जो है नाभिक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, और खींचेगा तो ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में गिर जाने चाहिए। तो गिरता क्यों नहीं है, तो ये नाभिक जो है ना ये इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, वो आकर्षण बल लगाता है। यहाँ पर अब मतलब हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल यहाँ पे लगता है। नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल लगाता है, अभिकेंद्र बल लगाता है, अभिकेंद्र बल लगाता है, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, बट गिरता तो है नहीं, क्योंकि गिरता तो अस्तित्व ही नहीं होता कोई भी पदार्थ का। तो गिरता क्यों नहीं है, रदरफोर्ड से पूछा गया, उनके पास जवाब नहीं था। तो बोर ने ये बताया ना, बोर ने ये कहा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पे नहीं गिर रहा है कि कोई भी अगर कोई भी जो कण है ना वो वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसके जस्ट उसके विपरीत ओर भी एक बल लगता है, और उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो अपकेंद्र बल जो है ना वो नियंत्रित कर लेता है। मतलब अभिकेंद्र बल इधर जो लग रहा है उतना ही बल इससे जस्ट बाहर भी लग रहा है। इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन तेजी से कक्षाएं में ही गति कर रहा है। जैसे कि मौत का कुआं आपने देखा होगा, तो वो तेजी से गति करता है तो इसी की वजह से गिरता नहीं है। तो वहां पर जो क्या है, अभिकेंद्र बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित कर देता है। सिंपल सी बात है, आशा करता हूं आप समझ के होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल सी बात, जितना नाभिक न अपनी ओर खींचने के लिए बल लगा रहा है उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है या कोई भी कण गति करता है तो उसके विपरीत बाहर की ओर भी बल लगता है। तो दोनों बल संतुलित हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसी में गति करता रहता है, ठीक है ना। अगला तो वही कहा गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल यहाँ पे होता है ना उसको अपकेंद्र बल, उसको क्या करता है, आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। यहाँ पे अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला आता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल सी कहने की बात है, पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से फिर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। मतलब पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर से 8, फिर से 16, फिर से 32, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ेंगे जी। ऐसा नहीं है कि पहले सीधा 32 से स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं है जी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जी। तो वही कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और इनकी जो इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। चलिए जी, आशा करता हूँ कि ये मोस्टली जो 5 पॉइंट्स है समझ में आ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल जब दिया तो इनमें भी कमियां फिर से ढूंढ लिया गया और उसी को कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए बोर के परमाणु मॉडल की कमियां मतलब इनकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो मॉडल है तो यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। मतलब जिनमें
सॉरी, मतलब इनका ये मानना था कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था, मतलब उन्हीं परमाणुओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में बता सकता था जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या कर देगा। अब मान लेते हैं हीलियम है तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कब कर देगा, जब ये हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो He+ आ जाएगा, हीलियम पर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक ही नहीं इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो अब इसकी व्याख्या कर लेगा। तो मान लेते हैं किसी के पास मान लेते हैं 50 है, ठीक है ना, तो 50 इलेक्ट्रॉन है तो अब अपना वो 49 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, और जब देगा तब जाके एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तब ना व्याख्या कर पाएगा, तो 49 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है नहीं है, तो इसीलिए ये नियम फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा तो ये बात कैसे हुआ, केवल हमें कुछ तत्वों का तो ज्ञात नहीं करना है, सभी तत्वों का पता लगाना है, तो इसीलिए ये नियम फेल हो गया। दूसरा आता है यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की, और यह मॉडल जीमेन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये थी इनके बोर की परमाणु मॉडल की कमियां और यहाँ पे बोर की परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चुपचाप आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए बेहतर जी, बेहतर। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा आता है यहाँ पर जो है, अगला हमारा जो आता है यहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को समझाइए। ये बहुत बार हमने बताया हुआ है, सिंपल सी बात है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है जी, कि जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये दोनों एक ही साथ पूछ लिया जाता है, 2 भी नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में दोनों एक साथ पूछता है। तो यहाँ पे कह रहा है जब दो हल्के नाभिक आपस में परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक, ठीक है ना, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये क्या है, हल्का नाभिक है, हल्के नाभिक। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे, जब 2 हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या है, जब 2 भारी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा नाभिक है और ये 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया है, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। फिगर बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने ओनली इसी तरीके से बस ओनली बता दिया है, ठीक है ना। फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है जी, ठीक है। ठीक, अगला हमारा जो यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा टाइपिंग में 3 कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत सारे, अरे ये टॉपिक हमने जल्दी अभी कराया हुआ है, जो चैप्टर 14 चैप्टर कराया था तो उसमें हमने ये कराया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है, भगना नहीं है, ठीक है ना। पढ़े हुए हैं तो क्या हुआ, आपको फिर भी पढ़ना है, पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा, आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसीलिए इसको देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऊर्जा पिंड क्या है। ऊर्जा पिंड क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमने ये बताया था कि बहुत सारे अणु हैं या बहुत सारे परमाणु हैं, तो जब ये बहुत सारे अणु परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो इस क्रिस्टल की संरचना, ठीक है, यहां पे लिखा गया है कि क्रिस्टलीय संरचना के दौरान अणुओं के मिलने से बने न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। मतलब ये जो क्रिस्टल बन रहा है तो इस क्रिस्टलीय संरचना
ये एक क्रिस्टल की संरचना ही तो बन रही है ना। तो क्रिस्टल संरचना के दौरान ये अणुओं या परमाणुओं को आपस में मिलने से बना जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है ना, न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के जो समूह है ना, उसी को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। मतलब क्रिस्टलीय संरचना के दौरान बने, मतलब क्रिस्टलीय संरचना के दौरान अणुओं या परमाणुओं के बने न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। चलिए जी, ज्यादा इस पर ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ये पूछा गया है, केवल ऊर्जा बैंड का थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर बताना है। तो चलिए मेन पॉइंट पे हम आते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर। बट ऐसा नहीं है, ऊर्जा बैंड आप जरूर तैयार कर लेंगे, छोटा सा परिभाषा है जी। अगला हमारा आता है चालक। अब चालक क्या होता है, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कह रहा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, उसलिए चालन बैंड को संयोजी बैंड से घिरा हुआ होता है। इसलिए संयोजी बैंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे ठोस पदार्थों को चालक कहते हैं। मतलब चालक को आप परिभाषा करना है ऊर्जा बैंड के आधार पर। देखिए हम कितना आसानी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, ये समझिएगा, ये हमारे पास, ठीक है जी, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल, ये तीनों अपना जो आप ये बनाएंगे ना, तीनों जो कॉलम, ये सभी इक्वल होने चाहिए डिवाइड में। तो देखिए जो ऊपर वाला होता है, ये होता है हमारा चालन बैंड। इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का चालन बैंड। नीचे वाला का है वर्जित बैंड। इससे सबसे नीचे वाला का है संयोजी बैंड। ठीक है ना, ये तीन बात आप समझ गए, चालन बैंड, वर्जित बैंड और संयोजी बैंड। यहाँ पे चालन बैंड को हम EC से प्रदर्शित करते हैं, वर्जित बैंड को EG से प्रदर्शित करते हैं, संयोजी बैंड को EV से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि यहाँ पे वर्जित बैंड है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल हम इसको कह सकते हैं, इसकी ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा अंतराल हम कह सकते हैं। मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो वर्जित बैंड है, तो इसका ऊर्जा अंतराल जो है, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल EG का जो मान है वो शून्य है। ठीक है ना, शून्य के बराबर है। तो जब वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जब शून्य होता है ना, तो ये जो संयोजी बैंड है, तो संयोजी बैंड को हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, बाहर से क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जब हम संयोजी बैंड को हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी ऊर्जा देते हैं, तो जैसे ही हम बाहर से इसको ऊर्जा देते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। संयोजी बैंड में उपस्थित क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये गति करते हुए अब वर्जित बैंड को पार करके सीधा किस में पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ पर पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही संयोजी बैंड जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये वर्जित बैंड को पार करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही पार करके पहुंच गए ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो पदार्थ है, इसमें क्या हुआ, जो विद्युत आवेश है, या हम कह सकते हैं विद्युत धारा है, वो क्या हो रही है, प्रवाहित होने लगी है। प्रवाहित मतलब उसमें क्या हो गया है, विद्युत आवेश फ्लो होने लगा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसका मतलब विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगा, और जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो चालक ही तो कहलाता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, ये एक ठोस पदार्थ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, तब संयोजी बैंड को बाहर से ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है, विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो उस ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं।
यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए एक बात तो समझा रहा हूँ, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि चालन बेंड को संयोजी बेंड घिरा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है ना, ये थोड़ा सा एक बात हमने बता दिया, क्योंकि चालन जो बेंड होता है, चालन बेंड होता है वो संयोजी बेंड को घिरा हुआ होता है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ये लाइन छूट गया था तो ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो चालन बेंड है, सबसे पहले ये इस तरीके से चालन बेंड जो है ना, इस तरीके से चालन बेंड और वर्जित बेंड ये दोनों ढका हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से घिरा हुआ होता है। और इसके ऊपर से फिर से एक ढका हुआ होता है, वो क्या है, वो है हमारा ये देख सकते हैं, ये जो संयोजी बेंड है इसका भी एक क्या होता है, ये जो ढकता है ना, तो ये वर्जित बेंड और चालन बेंड सभी को ढक देता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बना रहा था इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से मतलब लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है जी? क्योंकि जो चालन बेंड होता है, चालन बेंड मतलब ऊपर वाला, चालन बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है। देख रहे हैं ना, ये जो कलर अभी हमने यूज किया है ये सभी को ढक दिया है, तो चालन बेंड को संयोजी बेंड ढका हुआ होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इसीलिए संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर, ये जो संयोजी बेंड है इसको बाहर से हमने ऊर्जा दिया, ऊर्जा देने पर संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में पहुंच जाते हैं। संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं? चालन बेंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण विद्युत आवेश क्या होता है? प्रवाहित होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे ठोस पदार्थ को चालक कहते हैं, ठीक है ना। तो यही है जी चालक। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे, ये कोई डॉटेड जो हमने किया है करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो हमने मान ये वैल्यू लिखा है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अदरवाइज ये तो टोटल इरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट जितना आप कर सकते हैं इसको कर लीजिएगा। आपको लिखने की आवश्यकता, ये जो डॉटेड किया गया है वो ना कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, दिखाई तो दे ही रहा है, नाम केवल ओनली लिख लेंगे। ये आप समझ गए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अगला आता है, देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर। तो चालक तो देख लिया, अब हम समझेंगे अचालक, ठीक है ना। अब फिर से हम समझेंगे अचालक के बाद किसका? अर्धचालक को समझेंगे जी। अचालक क्या है? तो वे ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहर स्रोत से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, इसका फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका फिगर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो हमारा है ये हमारा चालन बेंड है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा नीचे वाला संयोजी बेंड। ये क्या है हमारा? ऊपर वाला चालन, नीचे वाला संयोजी बेंड, ये क्या है? वर्जित बेंड। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, देखिए चौड़ाई अगर देखेंगे तो वर्जित बेंड का सबसे अधिक है, चौड़ाई से ऊर्जा को दर्शाया जा रहा है। तो इसका मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल जो Eg का जो मान है ना वो सबसे अधिक है, बहुत अधिक है। ये इसे EC से हम प्रदर्शित करते हैं, ये तो बात आपको पता है। इसे EC से, इसे EG से, नीचे वाले को EV से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है। तो ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, इसी कारण जो हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, तो इसी कारण जब हम क्या करते हैं, बाहर से कोई भी ऊर्जा हम किसको देते हैं? संयोजी बेंड को देते हैं। तो संयोजी बेंड में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर से हम ऊर्जा देंगे ना, तो इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से जाएंगे, बट चालन बेंड में नहीं पहुंच पाते हैं, यहीं तक रहते हैं।
चालन बिंद में नहीं पहुंच पाते। तो जब चालन बिंद में नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब कि विद्युत जो आवेश है वो क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा। और जब आवेश प्रवाहित नहीं होता है इसका मतलब कि ऐसे ठोस पदार्थ को हम अचालक कहेंगे। तो यही परिभाषा हमने कहा हुआ है। क्या कहा है आप सुनिएगा, आप कहेंगे कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई सबसे अधिक होती है, इसीलिए संयोजी बेंड को बाहर से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो उस पदार्थ को हम अचालक कहते हैं। यही बात हमने लिखा है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बेंड को बाहरी स्रोत से ऊर्जा देने पर भी संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में नहीं पहुंच पाते। संयोजी बेंड के जो इलेक्ट्रॉन है चालन बेंड में नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना, जिसके कारण विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो आता है वो है अर्धचालक। अर्धचालक क्या है ये भी हम समझ लेते हैं जी। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, ये हमारा चालन बेंड है, ये हमारा वर्जित बेंड है, ये हमारा संयोजी बेंड है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो इसे हम EC से प्रदर्शित करते हैं, इसे EG से, और इसे हम EV से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये बात बताया गया कि चालन बेंड और संयोजी बेंड इन दोनों, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है ना, ये अलग अलग परिस्थितियों में कभी घट जाएगा और कभी बढ़ जाएगा। तो कभी कभी तो संयोजी बेंड को जब हम बाहर से ऊर्जा देंगे ना, बाहर से कोई भी हम ऊर्जा देंगे, तो ये जो संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कभी कभी तो चालन बेंड में पहुंच जाएंगे और कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ऐसे पदार्थ में कभी आवेश प्रवाहित होता है और कभी नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है। देख रहे हैं ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई ये दिख रहे हैं बहुत कम है, इन दोनों से दिख रहे हैं ना बहुत पतला बनाया गया है, कम है, जिसके कारण अलग अलग परिस्थितियों में कभी ये चालक के भांति और कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है। चालक के भांति का मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें संयोजी बेंड से चालन बेंड में पहुंच जाएगा तो चालक के भांति व्यवहार करेगा। अब कभी कभी क्या होगा, अचालक के भांति, जब संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालन बेंड में नहीं पहुंच पाएंगे तो उस समय पर अचालक के भांति व्यवहार करेगा। व्यवहार के भांति कार्य करता है तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। सिंपल सा तो है, आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट केवल लेने की आवश्यकता है। चलिए मैं लेने का आपको समय दूंगा, आप अंत में ले लीजिएगा। अदरवाइज आज का ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जो 11 से लेकर हमने जो आपका 14 तक के चैप्टर को देखा, इसके सभी 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उसको हमने कराने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं कह देता हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, थोड़ा सा उनको लगता होगा कि सर कभी कहते नहीं है, तो मैं कह भी देता हूँ जी। इसमें कहने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाएगा। देखिए सपोर्ट करने से थोड़ी सी मेरी भी बेनिफिट हो जाएगी, आपका भी बेनिफिट है। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का भी लिंक है, आप चाहें तो वहां पे फॉलो हमें कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। एक और बात अंत में मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो मैंने कहने का प्रॉमिस किया था, अच्छा यहाँ पे हमने कहा था मतलब पार्ट 1, ये तो पार्ट 3 है ना, जिसमें हमने ये 11, 12, 13, 14 पढ़ाया है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं तो पार्ट 1 यदि आपने पार्ट 1 यदि नहीं देखा है, जिसमें 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पढ़ाया है, और पार्ट 2 यदि आपने देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन शॉट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे सबसे जाइएगा, आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे, वहां से इनकी स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।